हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं आज की लेक्चर। जो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी क्लोज सिस्टम के लिए? तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द हीट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये तो था, इक्वल था, बट क्या था ये? डायरेक्शन ऑफ द वर्क एंड हीट स्पेसिफाई नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। और साथ में क्या है, जो मैकेनिकल वर्क है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है हीट में, बट ओनली कुछ ही फ्रैक्शन है हीट सप्लाई का कन्वर्ट होगा वर्क में। जिसका मतलब यह है कि हीट एंड वर्क को कंप्लीटली इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि हीट एंड वर्क दो ऐसी एनर्जी है जो कि कंप्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं है। तो जो लॉ है, जो फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। तो पर्टिकुलरली इंटर्न कन्वर्जन है हीट एंड वर्क का, ये हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो किसी भी स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस के लिए सर्टेन डायरेक्शन तक ही लिमिटेड है ये लॉ। बट अपोजिट अगर हम करें, यानी कि रिवर्स करें प्रोसेस, तो लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला एग्जाम्पल है, मान लिया कि जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील क्या है? एक रोटेटिंग मेंबर है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है फ्लाई व्हील का। हमने उसको स्टॉप कर दिया रोटेशन को बाय द यूज ऑफ द फ्रिक्शन ब्रेक। यानी कि फ्रिक्शनल ब्रेक लगा दिया। फ्रिक्शन के द्वारा ब्रेक ने फ्लाई व्हील को रोक दिया। क्योंकि फ्लाई व्हील मोशन में था तो फ्लाई व्हील के पास में काइनेटिक एनर्जी थी, और फ्लाई व्हील की एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ब्रेक ने ले ली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म में ले ली। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए कि जो फ्लाई व्हील रुक गया है और ब्रेक ने एनर्जी ले ली है, और ये ब्रेक हीट अप हो गई, यानी कि हीट में कन्वर्ट हो गई एनर्जी। तो जैसे ही ब्रेक कूल होंगे, यानी कि ब्रेक ठंडे होंगे, तो जो एनर्जी है, जो इसकी एनर्जी फ्लाई व्हील में दोबारा से जानी चाहिए, और इसकी फ्लाई व्हील की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, और फ्लाई व्हील रोटेट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ तो होना चाहिए ये कि वापस से फ्लाई व्हील रोटेट होना चाहिए जैसे ही जो ब्रेक कूल हो जाएंगे। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ब्रेक स्टॉप होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होती है। ये लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड किसी वेसल में कंटेन है, तो उसका टेम्परेचर जैसे ही राइज होगा। ठीक है, कैसे राइज होगा? मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर है या लिक्विड है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे ही हमने एक्सटर्नली पैडल वर्क अप्लाई किया है। बट पैडल वर्क ने एनर्जी रिस्टोर करी। ठीक है, और वाटर यहाँ की, यानी कि एनर्जी टेम्परेचर इसका वाटर का इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जो वाटर कूल होना शुरू होगा, तो वापस से ये पैडल मूव नहीं करेगा। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? जब ब्लॉक स्लाइड करेगा एक प्लेन के थ्रू, तो ये वार्म हो जाएगा। यानी कि प्लेन के थ्रू अगर कोई ब्लॉक है स्लाइड करवा रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा,
और रिवर्स प्रोसेस के लिए यानी कि जब ब्लॉक वापस से जाएंगे यानी कि कूल होगा तो वापस से उसी पोजीशन पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर्स के थ्रू, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। और इलेक्ट्रिक जो करंट है एक बार हीट मतलब प्रोड्यूस हो गई, हीट फैल गई, तो रिवर्स अगर दोबारा से जो हीट है अगर वो हमें मिली तो वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि डेसिपेशन जो हीट का हुआ है तो वापस से वो यूज़ नहीं करा जाता इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि कुछ फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल, जब उनको बर्न करते हैं एयर में कंबशन प्रोड्यूस होता है, तो जैसे ही जो फ्यूल एक बार बर्न हो गए तो दोबारा से वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को किसी आइसोलेट सिस्टम में हम रखते हैं तो वाटर बनता है। केमिकल इनिशिएशन प्रोसेस के द्वारा वाटर बन जाता है जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं। लेकिन जो वाटर आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं यानी कि H2O को आइसोलेटेड सिस्टम में रखते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे फेल हो जाता है वो। तो इस तरीके से जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ की, तो नेक्स्ट आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए, जैसे कि क्या क्या किया इसने जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड करता है मीन्स ऑफ मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की क्या क्वालिटी है मेजर करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबलाइज करता है पैरामीटर्स को फॉर मेजरिंग लॉसेस ऑफ एनर्जी इन अ प्रोसेस, यानी कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मेजर किया जाता है एनर्जी लॉसेस किसी प्रोसेस में। और सेकंड लॉ एस्टेब्लिश करता है फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर दिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन ऑफ द चेंज ऑफ फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, हीट सोर्स एंड हीट सिंक। जो थर्मल रिजर्वायर एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो थर्मल रिजर्वायर होती है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है जो एक्सचेंज करता है हीट एनर्जी को सिस्टम के साथ में। यानी कि जो रिजर्वायर होती है उसकी हाई कैपेसिटी होती है, यानी कि लार्ज कैपेसिटी रिजर्वायर होती है, और कोई भी चेंज हो जाए इन्वायरमेंट में रिजर्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या तो एनर्जी ले ले वहाँ से या एनर्जी को ट्रांसफ़र करे। एनर्जी जो भी टेम्परेचर रहेगा रिजर्वायर का वो अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि टेम्परेचर है हीट रिजर्वायर का वो कांस्टेंट रहता है प्रोसेस के दौरान। यानी कि जो भी रिजर्वायर है जो हाई टेम्परेचर सप्लाई करती है या हीट सोर्स, उसको हीट सोर्स बोलते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर जो सप्लाई करती है, यानी कि हीट का सोर्स जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर वहाँ से हम हीट को निकाल लें, कितनी भी हीट निकाल लें, ओरिजिनल जो रिजर्वायर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जांपल कंबशन चैम्बर या फिर फर्नेस। और वो रिजर्वायर जो कि एट लो टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करती है, ट्रांसफ़र करती है, उसको बोलते हैं हीट सिंक। एग्जांपल एटमॉस्फेरिक एयर या रिवर। तो इस तरीके से जो भी या तो हाई टेम्परेचर से हीट को ले ले या लो टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर ले। ठीक है,
तो थर्मल रिजर्वायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कितना ही हीट हम निकाल ले, कितना ही हीट रिजेक्ट कर ले, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर। ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।